हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस छान में शायद। तो देखिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक विज्ञान की जिसका चैप्टर है 11 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो उसी चैप्टर के 3 क्वेश्चन रह गए थे, 16वां 17वां और 18वां। उन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस में अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोक्त होती है। आपको बताना है कि किस में विद्युत ऊर्जा अधिक उपभोक्त होती है, यानी किस में विद्युत ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। 250 वाट का टीवी सेट, 250 वाट का क्या है, टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है। एक टीवी सेट है जो 250 वाट का है, उसको 1 घंटे तक चलाया जाता है, ठीक है ना। और एक विद्युत हीटर है जो 120 वाट का है, 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो यहाँ पर दो उपकरणों के नाम आपको दिए गए हैं, एक तो टीवी सेट है और एक है विद्युत हीटर। तो आपको बताना है कि इन दोनों उपकरणों में से कौन सा उपकरण ज्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च करता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हल की तरफ। पहले हम टीवी सेट के बारे में बात करेंगे। तो टीवी जो है आपकी, उस टीवी जो 250 वाट की है वो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगी, ये आपको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंटों में आपको कैलकुलेशन करनी है, एक तो टीवी सेट के लिए और एक विद्युत हीटर के लिए। इसलिए यहाँ पर हम पॉइंटों के हिसाब से जवाब देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाल देनी है आपको हेडिंग टीवी सेट के लिए, टीवी सेट के लिए, ठीक है। अब टीवी की आपको विद्युत शक्ति दे रखी है और विद्युत शक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। हमको कैसे पता चला कि विद्युत शक्ति दी हुई है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पर 250 के पीछे आप डब्ल्यू देख रहे हैं ना, ये वाट है। तो ये आपके टीवी सेट की क्या है, विद्युत शक्ति, ठीक है ना। और समय दिया हुआ है, इस टीवी सेट को 1 घंटे तक चलाया जाता है। तो यहां पर इन दोनों चीजों को प्रदर्शित कर दीजिए। P बराबर दे रखा है आपको 250 वाट, ठीक है। और समय दे रखा है, समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। T यहां पर 1 घंटा दे रखा है, ठीक है ना, 1 हॉवर्स, ठीक है ना। अब आपको विद्युत ऊर्जा निकालनी है। विद्युत ऊर्जा निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको विद्युत शक्ति दे रखी है, ठीक है ना, उस उपकरण की, और समय दे रखा है, उस उपकरण को कितनी देर तक, कितने समय तक यूज किया जाता है, आपको समय दे रखा है, तो विद्युत शक्ति का और समय का गुणा करके आप विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे होगी समझ में विद्युत ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, विद्युत शक्ति का गुणा समय से करके, यानी P इंटू टी से विद्युत ऊर्जा निकाली जाती है। तो यहां पर हम टीवी सेट की विद्युत ऊर्जा निकालेंगे। विद्युत ऊर्जा कैसे निकलेगी, विद्युत ऊर्जा P इंटू टी से निकलेगी, यानी विद्युत शक्ति इंटू समय से। विद्युत शक्ति कितनी है, 250 वाट। एक बात ध्यान रहे आपको, यहाँ पर जो टी जो समय है ये आपका सेकंड में होता है। किस में होता है, सेकंड में, ठीक है ना। तो 250 वाट इंटू में टी का मान दे रखा है 1 हॉवर्स। अब इनका गुणा कर लीजिए, यानी ये जो 1 हॉवर्स है इसको पहले आप सेकंड में बदल लो। तो 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 60 का। फिर मिनटों को सेकंड में बदलेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा, फिर भी 60 करना पड़ेगा। तो आपको एक की जगह पर 60 इंटू 60 कर लेना, ताकि ये हॉवर्स किस में बदल जाए, सेकंड में बदल जाए। तो आपको 250 वाट इंटू 60 कर लेना है, और ये बदल चुका है आपका सेकंड में, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए 250 गुणा 60 करेंगे तो 2 जीरो तो आएंगी आएंगी। तो 6 पंजे 30 की जीरो हासिल 3, और 6 दूना 12 और 3 हासिल के 15, ठीक है ना। तो यह है 15,000 इंटू में 60 और करना है, और ये वाट सेकंड, ठीक है। अब 60 का गुणा और कर लो, 15 छिकी
90, 4 जीरो हो जाएंगे पीछे, 90 के पीछे 4 जीरो, और ये वाट सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन आ रही है समझ में। अब इन जीरो को घात के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। 9 इंटू कितनी जीरो है, 10 की घात उतनी ही बना दो। यहां पर 5 जीरो है तो यहां पर हम 10 की घात 5 कर देंगे। ठीक है ना, यानी मानक रूप में लिखना है आपको। तो 9 इंटू 10 की घात 5 वाट सेकंड। और वाट सेकंड की जगह पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक यूज कीजिए। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आप जे लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने टीवी सेट की विद्युत ऊर्जा निकाल ली है। जो टीवी सेट है आपका, अगर उसको 1 घंटे तक यूज किया जाएगा तो वो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, 9 इंटू 10 की घात 5 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए, ये ध्यान रखना कि विद्युत ऊर्जा के मात्रक क्या होता है, एक तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड होता है। ठीक है ना, एक तो ये होता है वाट सेकंड, एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है ना। और अगर हम व्यापारिक मात्रा की बात करें तो वाट हावर्स होता है। क्या होता है, वाट हावर्स। ठीक है ना। अगर आप किलो वाट हावर्स की बात करें, जिसको आप एक यूनिट बोलते हैं, तो एक के डब्ल्यू एच, एक यूनिट बराबर होता है एक के डब्ल्यू एच, यानी किलो वाट हावर्स। ठीक है, अगर वाट को किलो वाट में बदल दिया जाए तो 1 किलो वाट हावर्स को हम एक यूनिट बोलते हैं। ध्यान रखना, बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ से आपसे विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा जा सकता है। तो ये 3 विद्युत ऊर्जा के मात्रक याद होने चाहिए। जूल भी होता है, वाट सेकंड भी होता है, वाट हावर्स भी होता है। और अगर आपसे एक यूनिट के बारे में पूछा जाए कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, तो एक यूनिट 1 किलोवाट हावर्स के बराबर होता है। ठीक है ना। तो उनको मैं वैसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं जल्दी ही। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। फिलहाल में जो हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर आप नजर रखिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। जो टीवी सेट है, वो टीवी सेट कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, 9 इंटू 10 की घात 5 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब सेकंड पॉइंट इधर करा देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट है आपका विद्युत हीटर के लिए। सेकंड पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है विद्युत हीटर के लिए, तो सेकंड पॉइंट डाल करके यहां पर हेडिंग डाल देनी है विद्युत हीटर के लिए। तो विद्युत हीटर की विद्युत शक्ति दे रखी है, पी का मान 120 वाट, और समय टी बराबर दे रखा है आपको 10 मिनट। क्या दिया हुआ है, 10 मिनट। ठीक है ना। अब विद्युत ऊर्जा निकालेंगे हम विद्युत हीटर की। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा कैसे निकलेगी, P इंटू टी से निकलेगी। विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल, यानी गुणा कर देते हैं, गुणनफल जो होता है वही विद्युत ऊर्जा होती है। तो विद्युत शक्ति और समय का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो आपके सामने विद्युत ऊर्जा निकल के आ जाएगी। तो P का मान है 120 वाट, इंटू टी है 10 मिनट। अब मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। तो इसमें 10 का गुणा, वो 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो 120 वाट इंटू 10 इंटू 60। अब ये बदल चुका है सेकंड में। अब गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 60 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा, 600। 120 वाट इंटू 600 सेकंड। अब 600 गुणा 120 से कर लेंगे तो 12 छिकी 72, और 72 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे, 2 और 1 3 सेकंड। ठीक है ना। अब इसको मानक रूप में बदल दो, यानी मानक रूप में, यानी इधर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 2 अंक है इसलिए यहाँ पर तो एक ही अंक था, इसलिए हमने पॉइंट नहीं लगाया। तो 7.2। ठीक है। अब इसकी ये देखिए कि कितने अंक कट के पॉइंट लगाया है, 1 2 3 4, 4 अंक कट के 10 की घात 4 कर दो। जितने अंक कट के पॉइंट लग रहा है ना, उतनी ही घात करनी होती है 10 की। ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाट आवर्स, वो वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। ठीक है ना। अब ऐसे को जूल में बदल दो। बदलना बहुत आसान है, डब्ल्यू एस को हटाओ, जूल लगाओ। 7.2 इंटू 10 की घात 4 जूल।
अब दोनों की तुलना कीजिए। टीवी सेट 9 इंटू 10 की घात 5 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा था और विद्युत हीटर 10 मिनट में 7.2 इंटू 10 की घात 4 जूल विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है। कौन सा ज्यादा है इन दोनों में से? यही ज्यादा है। तो आपका जवाब होगा कि टीवी सेट अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है ना? तो इसके नीचे आपको लिख देना है, अतः स्पष्ट है कि टीवी सेट अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है ना? बस कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसी हिसाब से आपको जवाब देना है। अगर यहां पर वैल्यूएबल जो यानी ये मान है, अगर मान चेंज हो करके कोई दूसरी कंडीशन से सवाल आ जाए और आपसे विद्युत ऊर्जा पूछी जाए तो ये ध्यान रखना, विद्युत शक्ति का यानी पी का और टी का गुणा करना है। विद्युत शक्ति का गुणा समय से करके आप विद्युत ऊर्जा निकाल लेंगे। बहुत आसान है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया लाइक करना, शेयर करना। अगला क्वेश्चन 17वां आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित करनी है। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर हल देखिए। यहां पर क्वेश्चन में जो कुछ दे रखा है उसको एक बार यहां दर्शा दीजिए। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर आर का मान दिया हुआ है, उस विद्युत हीटर का प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान 8 ओम। ठीक है? और विद्युत धारा आई का मान दे रखा है 15 एम्पियर। ठीक है? और समय दे रखा है टी बराबर 2 घंटे, 2 हावर्स। ठीक है ना? अब ये पूछ क्या रहा है? विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर। अब दर पूछी जा रही है। जब भी दर की बात आए तो समय का भाग दिया जाता है। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर ये कह रहा है विद्युत उत्पन्न ऊष्मा, और ऊष्मा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एच से, हीट। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अतः एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना? इस सूत्र से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकलती है। ठीक है? अब ये उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नहीं पूछ रहा है, ये उत्पन्न ऊष्मा की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उत्पन्न ऊष्मा की दर। जब भी दर की बात आए तो ये समय का भाग दिया जाता है, यानी यहां पर समय का भाग दे दिया जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो एच बराबर आएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है? तो इस सूत्र के जरिए आप उत्पन्न ऊष्मा की दर निकाल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि टी को हटा दीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी जो सूत्र होता है उसमें से टी को अगर हटा दिया जाए, समय का गुणनफल नहीं किया जाए, आई स्क्वायर आर से ही आप उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कर सकते हैं। ठीक है? एच बराबर आई स्क्वायर आर, और ये सूत्र विद्युत शक्ति का भी होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है ना? तो एस के अंदर अब आपको मान जमाने हैं। तो एच बराबर आई का मान कितना है? 15 एम्पियर। आई का स्क्वायर हो रहा है तो 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में आर। आर का मान कितना है? 8 ओम। ठीक है? अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 15 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 225 आएगा, इनटू 8 और करना है।
H बराबर 8 का गुणा कर लेते हैं तो 8 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800 आई हीट। ठीक है ना, विद्युत ऊष्मा, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विद्युत हीटर की ऊष्मा उत्पन्न करने की दर क्या है, 1800 जूल प्रति सेकंड। एक सेकंड में 1800 जूल विद्युत ऊष्मा उत्पन्न करेगा ये विद्युत हीटर। ठीक है ना, और यही आपका बिल्कुल आंसर है। आपने कहीं कहीं यहां पर डब्ल्यू भी लिखा हुआ देखा होगा, वाट। ठीक है ना, जे की जगह पर डब्ल्यू क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर आर विद्युत शक्ति के बराबर होता है पी का मान, और विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, इसलिए यहाँ पे इसके पीछे डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, वाट। ठीक है ना, दोनों ही सही है। हम यहाँ पर विद्युत ऊष्मा का मात्रक लगाया हमने जूल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। यहाँ पर समय का कोई काम नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दर पूछी जा रही है, तो समय का तो भाग लगेगा, समय का क्या लगेगा, भाग लगेगा, और हमने समय का पहले भाग देकर के समय को कैंसिल कर दिया है। आई स्क्वायर आर से ही उत्पन्न ऊष्मा की दर निकलेगी। अगर आप ये डायरेक्टली याद कर ले कि उत्पन्न ऊष्मा की दर कैसे निकाली जाती है, H बराबर आई स्क्वायर आर से निकाली जाती है। ठीक है ना, तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर से। ठीक है, और यहाँ पर मात्रक जूल लगा दो चाहे वाट लगा दो, एक ही बात है। ठीक है ना, गलत नहीं है, दोनों ही सही है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन रहा है आपका लास्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके लिए ही तो मेहनत की जाती है। देखिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 18वें क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, उन वो क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले नहीं है, उनकी आपको परिभाषा देनी है। ठीक है ना, उत्तर देना है, समझाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन यानी ये पॉइंट है मैंने आपके सामने लिख लिया है। ठीक है ना, इसके बाद दिया जाएगा सी डी ई, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जो विद्युत लैंप होते हैं, ठीक है ना, जैसे विद्युत बल्ब बल्ब होता है ना, उसमें जो आप देखते हैं होंगे स्प्रिंग होती है बहुत पतली, तो वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, जो विद्युत लैंप होते हैं उनमें एकमात्र टंगस्टन धातु का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो ये आपको जवाब देना है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो टंगस्टन जो धातु होती है उसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो आप उस बल्ब के तार को देख सकते हैं, बहुत पतला होता है। ठीक है ना, तो ये कारण तो वो हो गया कि टंगस्टन धातु के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि जो टंगस्टन जो धातु होती है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, जो अन्य धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, और वो आसानी से पिघलता नहीं है। ठीक है ना, अन्य धातुओं का जो गलनांक होता है वो कम होता है और वो जल्दी ही पिघल जाते हैं, इसलिए इसलिए अन्य धातुओं को प्रयोग न करके टंगस्टन धातु का ही प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर आ गया होगा समझ में। 2 कारण है इसके। पहला कारण, टंगस्टन धातु के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक यानी 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अन्य धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है और वो आसानी से गलता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ही इन्हीं 2 ही कारणों की वजह से विद्युत लैंपों के निर्माण में टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आंसर आपके सामने है। टंगस्टन धातु के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है ना, टंगस्टन धातु के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, एक कारण हो गया। तथा लगा के दूसरा कारण लिख दो, तथा टंगस्टन धातु का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अन्य धातुओं की तुलना में अधिक है, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। नीचे वाली लाइन तो क्वेश्चन से ही लिखी है, इसलिए लगा के विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। बस कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर ए। 18वें क्वेश्चन का ए पॉइंट का आंसर कंप्लीट हुआ, याद भी हो गया होगा आपको। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 का बी पॉइंट आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है बी पॉइंट? विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के जो चालक होते हैं, चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्युत तापन जो युक्ति होती हैं, उनके जो चालक होते हैं वो शुद्ध धातु के न बना करके मिश्रातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों? इसके भी दो कारण हैं। इसके भी कितने कारण हैं? दो। देखिए, जो मिश्रातु होते हैं, मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोधकता अधिक होगी तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है ना? तो पहला कारण तो ये हो गया कि मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। अच्छा जी, दूसरा कारण यह है कि जो मिश्रातु होती हैं उनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। उन मिश्रातुओं का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, इसलिए वो लंबे समय तक चलती हैं। धातुओं का ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड। तो उनका क्या हो जाता है? धातुओं का ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है और मिश्रातुओं का ऑक्सीकरण इतनी जल्दी नहीं होता है। तो धातुओं की अपेक्षा मिश्रातु ज्यादा समय तक चलती हैं। यही दो कारण हैं। इन दोनों कारणों की वजह से मिश्रातुओं का उपयोग किया जाता है विद्युत तापन युक्तियों में। ठीक है ना? तो देखिए, यही आंसर आपको लिखना है कि मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, जिससे ताप में वृद्धि अधिक होती है। पहला कारण कंप्लीट हुआ। दूसरा कारण देखिए, तथा लगा के लिखना है, तथा मिश्रातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है, जिससे ये अधिक समय तक चलते हैं। बस ये दो कारण है। इन दोनों कारणों की वजह से विद्युत तापन युक्तियों में मिश्रातुओं का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, दोनों कारणों को। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो ये आपको पता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में कौन से क्रम में हमारे जो घर के उपकरण हैं वो लगाए जाते हैं? वो उपकरण पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम या किस संयोजन में जुड़े होते हैं। किस संयोजन में होते हैं? वो पार्श्व क्रम में। ठीक है ना? अब देखिए, जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उनमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसके तीन कारण है। ठीक है ना? तो तीन कारण क्या है? तो आपने देखा होगा कि अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनका प्रतिरोध ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा आएगा। श्रेणी क्रम में उनको जोड़ लिया जाता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से। और पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम आता है ना? तो अगर घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाएगा तो परिपथ जो होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विभवांतर क्या होगा? कम होगा। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसके सरों के बीच, कोई उपकरण है उसके सरों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कम हो गया, ज्यादा होगा? वो कम होगा। जब विभवांतर कम होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी कम होगी। तो पहला कारण ये हो गया कि कैसे देना जवाब? यदि विद्युत परिपथ में यानी घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ेगा, जिससे विभवांतर कम होगा। विभवांतर कम होगा तो विद्युत धारा का मान भी कम होगा। ठीक है ना? पहला कारण तो ये, जब विद्युत धारा का मान कम होगा तो उपकरण चलेंगे कैसे? सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। ठीक है ना? तो पहला कारण क्लियर हुआ। अब दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण आपका ये है, तो देखिए दूसरा कारण यह है कि अगर मान लीजिए विद्युत परिपथ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरण जुड़े हैं, विद्युत बल्ब,
ठीक है ना। विद्युत लैंप अगर ये विद्युत परिपथ में जुड़े हुए हैं, जब उन तक विद्युत धारा का मान सही ढंग से पहुंचेगा नहीं तो क्या वो प्रकाश सही ढंग से उत्पन्न करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश उत्पन्न कम होगा। और तीसरा कारण क्या है? अगर उस परिपथ में स्विच का भी उपयोग किया जाए, जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे तो स्विच बंद करने से उस परिपथ में जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं वो सारे उपकरण अपना कार्य करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 कारण है। तो देखिए आपको इस हिसाब से जवाब देना है, बहुत अच्छा रहेगा कि इस प्रकार से हेडिंग डाल देनी है कि घरेलू विद्युत परिपथों में यदि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाए तो निम्न कारणों का सामना करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कारण है? पहला कारण देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बढ़ने से विभवांतर का मान घटेगा, जिससे विद्युत धारा का मान भी घटेगा, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है? परिपथ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरण जुड़े हो तो उनका प्रकाश कम हो जाएगा। जब विद्युत धारा सही ढंग से पहुंचेगी नहीं, विभवांतर सही ढंग से उत्पन्न ही नहीं होगा तो क्या वो प्रकाश उत्पन्न कर पाएंगे? सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण देखिए, परिपथ में यदि स्विच लगा हो, परिपथ में यदि क्या लगा हो? स्विच लगा हो तो उसे बंद करने पर सभी उपकरण कार्य करना बंद कर लेंगे। इसलिए घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपके लिए, तो याद करते जाना साथ साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आपको समझाना है कि यदि किसी तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपको एक बात मैं याद दिला देता हूं कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अगर यहाँ पर ए का मान बढ़ाया जाए, ये ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अगर ए का मान बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जब बड़ी संख्या का भाग देंगे एक में तो मान कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर छोटी संख्या का भाग देंगे एक में तो मान ज्यादा आएगा। तो यहीं से ही आप ये जो मैंने हिंदी लिखी है आप यहीं से ही आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान कम होगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम किया जाए तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। और यही आपको लिखना है उत्तर में, ठीक है ना। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो तार का प्रतिरोध घटता है, तार का प्रतिरोध घटता है। उसकी अगर तार की मोटाई बढ़ाई जाए तो तार का जो प्रतिरोध है वो घटेगा। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाया जाता है तो तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। अर्थात में आप ये लिख सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, जैसे एक में हम 2 का भाग दें तो ये आएगा 0.5, ठीक है ना। अगर हम एक में 4 का भाग दें तो ये आएगा 0.2, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 0.25 और इसके पीछे एक जीरो बढ़ाओ तो 0.50। अगर ए का मान, यहाँ पे ए का मान 2 है और यहाँ पे ए का मान बढ़ गया है 4 हो गया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आर का मान है ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, ठीक है ना। अगर ए का मान कम होता है तो आर का मान ज्यादा होगा, अगर ए का मान ज्यादा होगा तो आर का मान कम होगा, ठीक है ना। और इसी के जरिए आपको जवाब देना है, यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है अगर उसको बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम किया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ 18वें क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का पांचवा पॉइंट यानी ई पॉइंट आपके सामने आ चुका है और ये लास्ट पॉइंट है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत संचारण के लिए विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए
प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपके घर में विद्युत धारा आ रही है, तो वो तार किसके हैं? या तो आपके एल्यूमिनियम के होंगे या फिर किसके होंगे? कॉपर के होंगे, ठीक है ना। और लोहे के भी होते हैं तार, परंतु वो ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ठीक है ना। उनका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए शुद्ध धारा प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु एल्यूमिनियम अगर कॉपर इन धातुओं के तारों को उपयोग किया जाता है तो विद्युत धारा शुद्ध मात्रा में हमको प्राप्त होती है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, ठीक है ना। अब इसके तीन कारण हैं। जो विद्युत धारा के संचारण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है ना, इनके तीन कारण हैं। अब तीन कारण क्या हैं? पहला कारण तो यह है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर एवं एल्यूमिनियम धातुओं का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। जब इनका प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान हमको शुद्ध मात्रा में प्राप्त होगा। तो पहला कारण तो ये हो गया, इन दोनों धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसका यह है कि ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी पृथ्वी पर ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि ये धातुएं सस्ती भी हैं। ये धातुएं क्या है? सस्ती भी हैं। तो ये तीन कारण हो गए, ठीक है ना। अब इसका आंसर मैं लिखाऊंगा नहीं, आप इसका आंसर कमेंट में मुझको बताना, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया है कि मैंने मुंह जबानी सुना दिया, आपको याद हो गया होगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो आप कमेंट में लिख करके मुझे सेंड करना, मैं समझूंगा कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यानी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, यानी आप बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कॉपर एवं एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध कम होता है, पहला कारण हो गया। दूसरा, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है? ये सस्ती भी है, ठीक है ना। ये तीन कारण हो गए और इनका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना, जो मैंने आपको मुंह जुबानी बताया है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, दो सवाल आ रहे होंगे। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके दिमाग में तो अवश्य आ रहे होंगे, ठीक है ना, कि सस्ती धातु तो लोहा भी है, तो लोहे के तारों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? बिल्कुल आपकी राइट बात है, लोहा सस्ता है, इन धातुओं के मुकाबले तो सस्ता ही है, पर उसके भी तार बनाए जाते हैं, परंतु उनका प्रतिरोध कम हो, प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए शुद्ध मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए लोहा का उपयोग नहीं किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। आगे होगी समझ में। अब एक सवाल और आ रहा होगा कि सर जी, जो चांदी होती है, सिल्वर, उसका प्रतिरोध तो कम होता है, इनसे भी कम होता है प्रतिरोध, फिर चांदी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो भैया उसकी बात ऐसी है कि चांदी जो होती है उसका प्रतिरोध कम तो होता है, हमको शुद्ध मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है, परंतु वो महंगी भी तो है। कैसी है? महंगी है। अब चांदी के तार बना दिए जाते तो पब्लिक ही ले जाती चोरी कर करके, चोरों की संख्या बढ़ जाती, इसलिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि चांदी महंगी वस्तु है, ठीक है ना। आगे होगी समझ में, दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताना, वो भी इस चैनल पर आकर के गणित और विज्ञान का कोर्स पढ़ लिया करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, ठीक है ना। और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करो या नहीं करो, परंतु वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना फर्ज तो आपका बनता है।